हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेंड। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिल्डा टाबा का ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसको कहते हैं टाबाज या ग्रास रूट मॉडल। ठीक है, तो ये है एमएड के करिकुलम स्टडीज में। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में, आपके कोर्स में ये टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बहुत सिंपल सा है, 7 स्टेप हैं, बस वही याद करने हैं। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हिल्डा टाबा बेसिकली एक आर्किटेक्ट थी, एक करिकुलम थ्योरिस्ट थी, एक करिकुलम रिफॉर्मर थी और एक एजुकेटर थी। ठीक है, और ये जॉन डेवी की स्टूडेंट भी थी। तो बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी हिल्डा टाबा। और ये क्या मानती थी कि शिक्षा क्या है ना, एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, और शिक्षक जो एजुकेटर्स हैं वही अकाउंटेबल हैं कि किस तरह से कंटेंट को, एजुकेशन को डिलीवर किया जाए और उसको कैसे इवेलुएट किया जाए। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि टीचर्स की ड्यूटी होनी चाहिए कि लर्नर्स को ये सिखाएं कि सोचना कैसे है, थिंक कैसे करना है, ना कि केवल फैक्ट को रिगर्गिटेट कर दें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बस फैक्ट बता दिए बच्चों को और बस हो गया काम, बल्कि फैक्ट बताने के बाद बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, केवल फैक्ट बता देना टीचिंग नहीं है। तो ये जॉन डे के स्टूडेंट थी और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ काम किया था। बेंजामिन ब्लूम के साथ, राफ टाइलर के साथ। टाइलर मॉडल भी पढ़ेंगे हम अगले स्टेप में, अगले वीडियो में। तो जब साथ वाले ही इतने ज़्यादा अच्छे हों और आपका गुरु ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे ही बनोगे। ठीक है, तो इन्होंने ये सभी चीज़ें किस में कही थी करिकुलम से रिलेटेड? ये कही थी इन्होंने एक बुक में जिसका नाम था करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि आई थी 1962 में। ठीक है, चलो, तो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि जो भी करिकुलम को यूज करता है, ट्रांजैक्ट करता है ना, उसको करिकुलम डिजाइनिंग का पार्ट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या कहा कि करिकुलम को सबसे ज़्यादा यूज या ट्रांजैक्ट कौन करता है? टीचर्स करते हैं और स्टूडेंट करते हैं। और इनको करिकुलम डिजाइनिंग में इन्वॉल्व होना, उसका पार्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को खुद से करिकुलम डिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इन टीचर्स की और स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उसमें। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि टॉप टू बॉटम अप्रोच ना हो के ये होनी चाहिए बॉटम टू टॉप अप्रोच, या इसी को कहते हैं ग्रास रूट अप्रोच। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए, करिकुलम डिजाइनिंग होनी चाहिए जहाँ पे नीड है ना, मतलब जो भी उसको सबसे ज़्यादा यूज करें टीचर्स और स्टूडेंट, उनकी राय लेना ज़रूरी है और उनके नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिजाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रास रूट मॉडल। तो ये आपके शायद एमएड में सेकंड सेमेस्टर में भी है, सेकंड यूनिट में है और फोर्थ यूनिट में है। तो एक ही वीडियो से आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या यूज होता है? इंडक्टिव अप्रोच है, क्योंकि ये जो करिकुलम मॉडल है टाबा का, ये साइंटिफिक टेक्निकल मॉडल है या साइंटिफिक मॉडल है। 2 तरह के करिकुलम डिजाइंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो ये वाला है टेक्निकल या साइंटिफिक मॉडल, और टाइलर का भी साइंटिफिक मॉडल है। तो ये बेस है इंडक्टिव अप्रोच पे, है ना। साइंस में 2 अप्रोच होती हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव में हम किसी फैक्ट के बेस से बात करते हैं, इंडक्टिव में हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो इंडक्टिव में बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक से जर्नल जाते हैं, ओके। और डिडक्टिव में क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट याद रखना। देन है इनके मॉडल में 7 मेजर स्टेप्स हैं। कौन कौन से? पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड, बच्चों की नीड को पहचानना, ज़रूरत को पहचानना। देन है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव किसके बेस पे होंगे? इसके बेस पे डिजाइन होंगे। ठीक है। देन है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, वो होगा ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे डिजाइन। देन कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देन है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो भी ऑब्जेक्टिव जो उन सभी के बेस पे होंगे। देन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। देन है इवेल्युएशन या मीन्स ऑफ इवेल्युएशन। तो ये 7 स्टेप हैं, 7 मेजर स्टेप हैं, इनको प्लीज याद करना। इस मॉडल में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहला क्या है, डायग्नोसिस ऑफ नीड, मतलब ज़रूरतों को पहचाना। तो जो भी बच्चों की नीड है उसको जानना, पहचानना, उनके बेस पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं,
उनको फॉर्मुलेट करना, उनको बनाना, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो भी लर्नर्स चाहते हैं उन्हीं के बेस पे हम ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गई, ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम कंटेंट बनाएंगे, है ना। अब क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और ये डायरेक्शन देगा कि कंटेंट कैसा हो, सब्जेक्ट मैटर कैसा हो, और वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी उससे रेलिवेंस करता हो, उससे रिलेट करता हो। सपोज करो 12th का ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें क्या है कि सपोज करो मेडिकल पढ़ानी है, तो उसके बेस पे हम सब्जेक्ट या कंटेंट डिसाइड करेंगे ना, तो वही चीज़ें। देन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, तो इसमें क्या है, सिस्टमेटिकली इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे कि किस तरह से प्रेजेंट करना है कंटेंट को। सपोज इसमें बच्चों की एज, उनके इंटरेस्ट, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और एकेडमिक अचीवमेंट लेवल सभी का ध्यान रखते हुए कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। ओके। देन है 5th स्टेप, इसमें क्या है, सेलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि एनवायरनमेंट कैसा होगा, मेथड्स कैसे होंगे, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कैसी होगी, ठीक है। मतलब ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, ताकि बच्चे कंटेंट को अटेन कर सकें, कंटेंट को हासिल कर सकें। अब इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है यहाँ पे सीक्वेंस कैसे उसका सेट करेंगे, ठीक है। और एक सीक्वेंस में इसको प्रेजेंट करते रहेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर पाना बच्चों के लिए आसान हो जाए। यहाँ पे इसमें पजल मत होना, सिलेक्शन करना अलग बात है, सिलेक्शन करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना वो अलग बात है ना। देन है इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन सभी को पता है, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, तो ये सबसे ज़रूरी स्टेप है कि जो भी करिकुलम था वो अच्छे से वर्किंग था या नहीं था, अगर नहीं था तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो इसमें सभी टूल्स का यूज किया जाएगा जिसके जरिए करिकुलम को इवेलुएट किया जाएगा। ओके, तो इसमें इतना ही था। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इसमें जो बच्चा है ना उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनहेंस किया जा सकता है, क्योंकि हम स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हैं तो बच्चा ओपन माइंडेड तरीके से सोच सकता है। इस करिकुलम को माना जाता है कि बच्चों की हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को एनहेंस करता है। इसमें और क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा क्रिएट होते हैं, और ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम माना जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एवरेज स्टूडेंट के लिए इस करिकुलम को माना जाता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और यही उसका ड्रॉबैक है। इसमें क्या है, क्वेश्चनिंग ओपन एंडेड है, इसमें ये नहीं होता कि कोई राइट है या रॉन्ग है, बेसिकली इसमें डिस्कशन होना चाहिए इस तरह के करिकुलम में। इसमें बच्चों की लर्निंग को इवेलुएट करना ज़्यादा ईजी है, इसमें डिस्कशन कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर जनरलाइजेशन। तो ये ओवरऑल लर्निंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए करिकुलम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये मॉडल ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि गिफ्टेड लर्नर्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हेट्रोजीनियस क्लास में जहाँ पे सभी तरह के बच्चे हैं वहाँ पे इसको यूज कर पाना, इस मॉडल को उतना अच्छा नहीं है। सभी के लिए जनरलाइज कर पाना चीज़ों को उतना आसान नहीं होता है, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी इस करिकुलम मॉडल को यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी 7 स्टेप्स इसके याद रखना, और ये कौन थी, कहाँ से थी, और इन्होंने क्या कहा था, बस यही चीज़ याद रखनी है। बेसिकली 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आएगा ये। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, और ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको टाइम मिले तो आपकी लाइब्रेरी में ये बुक हो तो आप जाके पढ़ सकते हो या ऑनलाइन मंगा सकते हो। बाकी चीज़ें वही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।